आप लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है? अदिति, गरिमा, रजनी, वैष्णवी, यस सर। रवि, आवाज़ जा रही है क्या? हाँ सर, आ रही। अच्छा, इको तो नहीं हो रहा है साउंड कि बार बार दो बार आवाज़ जा रही है? नो सर। नो सर। आने देते हैं सबको, उसके बाद हम लोग 9:05 से अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, कोई बताए एक? सर अच्छी चल रही है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी सब्जेक्ट में कुछ हो रहा हो, कोई दिक्कत? नो सर, अभी तक नहीं। ओके। अच्छा, पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है? हाँ सर। ओके। गरिमा, रजनी, आस्था, अनुष्का, आप लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। ओके ओके। आस्था, हैंडआउट मिला आपको लेक्चर 5 का? उसमें पता चला घी और मक्खन वाला? हाँ पता चला, अभी वैसे ठीक से पढ़े नहीं है। अच्छा ठीक है, उसको पढ़ना। उसमें मैंने लिख दिया है, जितना अभी के लिए जानने की जरूरत है उतना मैंने लिख दिया है। बाकी फ्यूचर में कभी आप और डीप में पढ़ोगे तो वो सब चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सर पेपर कॉमन में होगा कि अलग से होगा बीएचयू का? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद ये सारी चीजें पता चलेंगी। और अपनी पढ़ाई पे भी आप लोग फोकस कीजिए। अभी आप लोग इसके लिए बिल्कुल चिंतित मत होइए कि एग्जाम कब होगा, या फिर कॉमन होगा, या फिर बीएचयू सिर्फ अपना एग्जाम लेगी, या और भी जो सारी चीजें होती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं तो उससे आप परेशान होंगे केवल। ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है। मैंने अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जो ओरिएंटेशन वीडियो था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि पैनिक मत होइएगा, एकदम परेशान मत होइएगा, बहुत आराम से चलिए, सीखते चलिए। और जब भी एग्जाम हो तो आप इतना तैयार होइए कि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। ठीक है। और वैष्णवी, कोई दिक्कत? नो। ओके ओके। वीना? ओके, आई थिंक। सिद्धि, कोई दिक्कत? आवाज जा रही है मेरी सिद्धि तुम तक? चलो, रिकॉर्डिंग तो छोड़ रहा है, लगा के सब लोग डिनर वगैरह करने में बिजी हैं। ठीक है। तो लास्ट बार मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहूंगा, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं थोड़ी देर में। और सभी लोगों को स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर। ओके। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, या फिर डाइजेशन सिस्टम। कल का जो लेक्चर था, या इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर 5, उसमें हम लोगों ने डाइट और न्यूट्रिशन बात की थी, कि हम अपने खाने में, अपने भोजन में सर आवाज कट कट के आ रही है। खाते हैं, कैसे उससे खाने सर होते आवाज हैं। नहीं आ रही है। अभी आवाज जा रही है ठीक से? नहीं सर, बहुत धीरे से आवाज आ अभी रही है, भी नहीं आ रही बहुत आवाज? धीरे। सर बहुत धीरे से आवाज आ रही है। कट कट की आवाज आ रही है सर। एकदम। आवाज होता है। नहीं नहीं आ रही है। नो सर।
एकदम नहीं आ रही? सर बहुत धीरे नहीं जा से रही आ है? रही है आवाज। जोर से थोड़ा बोलिएगा। अच्छा अच्छा ठीक, आवाज जब एकदम न सुनाई पड़े तो आप मुझे बताएं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है कि नहीं जा रही है अभी? यस अभी आ रही है। अच्छा, 1 मिनट आप लोग मुझे टाइम दीजिए, मैं ईयरफोन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, पता करता हूँ कि आवाज की क्या इशू हो रही है। बस 1 मिनट दीजिए आप लोग। आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? यहाँ तो कोई इशू नहीं दिख रहा। सर अभी आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ सर अभी आ रही है। अच्छा, तो अभी आ रही है तो शुरू करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। चलो, अभी स्लाइड सबको दिख रहा है? यस सर दिख रहा यस है। सर। हाँ। यस सर आ रही है। अच्छा, आवाज अब जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा था कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम क्या खाते हैं अपने खाने में, उनसे हमें क्या क्या पोषक मिलता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में वो काम क्या करते हैं, वो किससे मिलकर के बने होते हैं, उनका काम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये जो लेक्चर है इस पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन जो बॉडी है, वो किस तरीके से अलग अलग डाइट और न्यूट्रिशन को जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उसको कैसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, हमारा जो पोषण होता है, उसके 5 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 5 स्टेजेस इन न्यूट्रिशन। पहला जो स्टेज होता है उसको इंजेक्शन बोलते हैं, हिंदी में इसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप अपने जो आपका भोजन होता है, जो आपका फूड होता है, उसको आप अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करते हैं उसको आप। ठीक है, दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है डाइजेशन या पाचन। इसमें क्या होता है, डाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका फूड होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जटिल अणु पाए जाते हैं, और वो फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर आसान अणुओं में टूट जाते हैं। तीसरा जो स्टेज होता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अवशोषण हिंदी में। इसमें क्या होता है कि डाइजेशन के कारण जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनको हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चौथा स्टेज होता है एसिमिलेशन। इसका मैंने बताया था हिंदी स्वांगीकरण। बहुत सारे स्वांग होते हैं, बहुत सारे नाटक होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसके थ्रू जो आप मॉलिक्यूल्स या अणु एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, उनसे एनर्जी मिलती है। ठीक है,
और उसके बाद लास्ट जो स्टेज था वो था इजेक्शन यानी उत्सर्जन। इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बचता है आफ्टर डाइजेशन वो बाहर चला जाता है। अब जो डाइजेशन सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये चीज जानने के लायक है कि ये जो 5 स्टेजेस हैं इनमें 4 ही स्टेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली होते हैं। मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र में ऊपर के 4 ही स्टेजेस होते हैं, ठीक है। लास्ट का जो स्टेज होता है इजेक्शन, हिंदी में उत्सर्जन, उसके लिए एक अलग सिस्टम है हमारी बॉडी में। लेकिन जो प्राइमरी इजेक्शन होता है, जो प्राथमिक मतलब पहला स्टेज जो जिसको बोलते हैं कि मेन तरीके से होने से पहले ही कोई चीज अगर हो जाती है, उसकी जो तैयारी हो जाती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। आप लोगों तक आवाज जा रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा, सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके। हाँ, बीच बीच में आप लोग बताते रहिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जैसे 10 मिनट बाद फिर बताइएगा। चलिए, तो इजेक्शन के पहले भी जो हमारा डाइजेशन सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो इजेक्शन वाले सिस्टम में जाने से पहले भी वेस्ट बनाता है, क्रिएट करता है। तो इजेक्शन के पहले भी एक इजेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्री इजेक्शन। उत्सर्जन से ठीक पहले जो कुछ होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन सिस्टम में होता है, पाचन तंत्र में होता है, उसको हम डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में बोलते हैं मल परित्याग, यानी आपके बॉडी का जो कुछ वेस्ट है उसको आप गिव अप कर देती है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है। तो मेनली डाइजेशन सिस्टम में ऊपर के 4 स्टेजेस होते हैं। हम भोजन को लेते हैं अपनी बॉडी के भीतर, उसका डाइजेशन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और उसका एसिमिलेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से कि परीक्षा में हमसे क्या क्या पूछा जाता है और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली स्लाइड में आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन। परीक्षा में, एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है वो मेनली आपके डाइजेशन सिस्टम में, आपके पाचन तंत्र में जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, जिसको हिंदी में आहार नली बोलते हैं, उसको इस फिगर में तो नहीं दिखाया गया है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे मैं ये फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि इससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है लीवर के बारे में, यकृत हिंदी में इसको बोलते हैं, यकृत का क्या काम है, कैसा दिखता है, ये सब सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। या फिर स्टमक यानी हिंदी में आमाशय, जनरल लैंग्वेज में पेट, तो ये पूछता है कि आपके पेट में क्या होता है, ठीक है। पेट में कौन सा एंजाइम या फिर कौन सा जूस निकलता है या नहीं निकलता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। गॉल ब्लैडर लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ग्रीन कलर का छोटा सा लटका हुआ है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका क्या काम है हमारे डाइजेशन सिस्टम में। पैनक्रियाज होता है हमारे स्टमक के ठीक पीछे, एक येलो कलर का होता है, उसके बारे में पूछ लेता है कि उसका क्या काम है हमारी बॉडी में, ठीक है, क्या कलर होता है। फिर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इंटेस्टाइन है, कॉनल बोलते हैं। इसके अलावा एक सेफ्रॉन कलर का, केसरिया कलर का और भी आपको दिख रहा होगा नीचे, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब उसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछता है कि ये कितना लंबा होता है, इसका क्या काम है, फूड कहाँ पे आपका एब्जॉर्ब होता है, ये सारी चीजें वहां पे पूछी जाती हैं। इसमें सबसे नीचे अगर आप देखेंगे एनस और रेक्टम, तो रेक्टम और एनस के बारे में अमूमन सवाल बहुत कम आए हैं या फिर नहीं के बराबर आए हैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में। ये जो डिफेक्शन वगैरह की प्रक्रिया मैंने बताई कि इंजेक्शन से पहले जो कुछ होता है वो यहाँ पे ही होता है, रेक्टम और एनस के पास। तो रेक्टम और एनस के बजाय, रेक्टम और एनस को नहीं देखेंगे आज हम लोग अपने डाइजेशन सिस्टम में। तो इंजेक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि प्री इंजेक्शन कैसे होता है, जब उस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे तब। इसके अलावा अपेंडिक्स क्या होता है, कॉनल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंजेक्शन से, कि हम अपने भोजन को, अपने फूड को अंदर कैसे लेते हैं। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप अपने भोजन को कैसे खाते हैं, तो सीधा सा जवाब है, बोलेंगे कि कॉमन सेंस की बात है यार, क्या क्या बात करते हो। हम लोग अपने खाने को अपने मुंह से लेते हैं, अपने मुख से लेते हैं,
ठीक है, अपने माउथ से लेते हैं। तो माउथ के बारे में हमें जानना होगा, और माउथ में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे जो फूड का इंजेशन है वो माउथ से शुरू होता है, और माउथ में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है कि तालू के बारे में भी पढ़ो, कि गम्स के बारे में भी पढ़ो, यानी अपने मसूड़ों के बारे में भी पढ़ो। ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है। हमारे एग्जाम के नजरिए से सिर्फ 3 ऑर्गन हैं, 3 ऑर्गन्स हमारे मुंह के, हमारे माउथ के, जो कि जरूरी हैं। उनमें से पहला है टीथ यानी दांत, दूसरा है टंग यानी जीभ, और तीसरा है फेरिंक्स जिसको ग्रासनली हिंदी में बोलते हैं। अब वो क्या है एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, इसमें मैंने लेफ्ट साइड में आपको दिखाया है कि माउथ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, केवल इंट्रोडक्शन देने के लिए। इसको डिटेल सर में थोड़ा जानने के- जोर से बोलिएगा, आवाज बहुत धीरे आ रही है। अभी भी आवाज एकदम धीरे आ रही है? यस सर। नहीं सर, आवाज तो ठीक है। नहीं सर, आवाज तो आ रही है, स्लाइड क्लीन नहीं दिख रहा है बस। जिनको स्लाइड क्लीन नहीं दिख रही होगी वो लोग अपने फोन पे डबल टैप करें, वो बड़ा हो जाएगा। करिए, बताइए फिर मुझे बड़ा हुआ? कोई बात नहीं, अगर स्लाइड क्लीन नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, स्लाइड में आपको भेज दूंगा। आप लोग पहले सुनिए इसको। आवाज जा रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, आवाज आवाज को सुनिए आप लोग, और स्लाइड वगैरह मैं भेज दूंगा, परेशान मत होइए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। स्लाइड में लेफ्ट साइड में मैंने माउथ का इंट्रोडक्टरी एक पिक्चर डाला है, केवल आपको जानकारी देने के लिए कि ये हमारा माउथ होता है, यहाँ से हम अपने खाने को खाते हैं। एग्जाम के व्यू पॉइंट से हमारे लिए सिर्फ 3 ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं माउथ के, मुंह के केवल 3 अंग हमारे लिए जरूरी हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला जो आपका है टीथ यानी दांत, दूसरा कौन सा है टंग यानी जीभ, और तीसरा कौन सा है ग्रासनली फेरिंक्स। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्लाइड में क्लीन नहीं होगा बट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टीथ के बारे में देखते हैं। राइट साइड में अगर आप देखोगे एक इमेज लगा हुआ है जिसमें हमारा टीथ के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, हमारे मुंह में, हमारे माउथ में 32 दांत होते हैं, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब एग्जाम में इन्हीं टीथ से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से बहुत पूछा जाता है वो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, कि टीथ जो है, आपके जो दांत होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो आप ये जानिए कि आपके दांत 4 तरीके के होते हैं। पहला जो होता है, पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इंसिशर्स, हिंदी में कृंतक। नंबर्स भी पूछे जाते हैं तमाम बार आपसे कि ये कितने नंबर्स होते हैं इनके माउथ में, इंसिशर्स कितने पाए जाते हैं हमारे माउथ में। तो हमारे मुंह में 8 इंसिशर्स टीथ पाए जाते हैं, 8 कृंतक दांत पाए जाते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। ठीक है, स्लाइड भेजूंगा तो इस इमेज को आप और बड़ा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं। ठीक है, जो सीरीज, जो सीक्वेंस आपके नीचे के जबड़े में होता है दांतों का, वही ऊपर के जबड़ों में भी होता है। तो पहला जो टाइप है वो है इंसिसर्स यानी कृंतक। काम क्या होता है इनका? काम मेनली होता है, ये आपके फूड को काटते हैं। ठीक है, आप कुछ काटते हो, कोई अगर फूड आप खा रहे होगे अभी या अभी खाओगे, तो अगर आपको अपना फूड काटना है तो आप सामने वाले दांतों से काटते हो, वो इंसिसर्स होता है, उनको हिंदी में कृंतक बोलते हैं। दूसरा जो टाइप्स होता है उसको बोलते हैं कैनिन्स यानी रत्नक। ठीक है, ये 4 होते हैं, सबसे तीखे दांत ये होते हैं। इमेज बड़ा करोगे, अभी स्लाइड भेजूंगा तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। काम क्या करते हैं? ये आपके फूड को टीयर अपार्ट करते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है, 2 भागों में या 3 भागों में बांट देते हैं। ठीक, तीसरा जो टाइप होता है टीथ का उसको बोलते हैं प्रीमोलर्स, हिंदी में अग्र चवर्णक। चवर्णक का मतलब होता है चबाना या पीसना। ठीक है, तो प्रीमोलर्स का जो काम होता है वो फूड को क्रश करते हैं और फूड को टीयर अपार्ट करते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी, हमारे माउथ में 8 प्रीमोलर्स भी पाए जाते हैं। ध्यान से सुनते रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब मैंने आपके हैंडआउट में लिख दिया है, हैंडआउट आज रात में ही आपको मिल जाएगी। ठीक,
फिर दूसरा लास्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं मोलर्स, यानी चवर्णक। ये हमारे माउथ के सबसे बड़े दांत होते हैं, इनका काम भी पीसने का होता है, और ये सबसे साइड में आपके मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहां तक हो जाता है हमारा टीथ। अब आपके हैंडआउट में मैंने आपको एक इमेज या एक फिगर दिया है जिसके थ्रू आप आसानी से याद कर सकते हो कि हमारी माउथ में कितने दांत होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो वहां पे आप उसको देखेंगे, अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके दांत यानी आपके टीथ से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध के दांत क्या होते हैं, मिल्क टीथ या बेबी टीथ क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिमल क्या होता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के दांत या अकल के दांत या दाढ़ के दांत क्या होते हैं। तो इनके बारे में समझाने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखा रहा हूं। मैं आपको राइट साइड में देखिए, इसमें 2 फिगर आपको दिख रहे होंगे, एक में मिल्क टीथ है, एक में परमानेंट टीथ है। मिल्क टीथ छोटा है, परमानेंट टीथ बड़ा है। अब मिल्क टीथ क्या होता है, इस पूरे फिगर को आप देखेंगे तो इस फिगर से 2 चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। और उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें इनेमल लिखा हुआ है, तो इनेमल क्लियर हो जाएगा। बाकी डेंटिन और डेंटल पल्प ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर देखिए इनेमल लिखा हुआ है। इनेमल क्या है, इन दांतों का सबसे बाहर का कवर, आउटर कवर। ठीक है, ये जो इनेमल होता है ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। सबसे कठोर भाग हमारी शरीर का जो होता है वो होता है दांत का एनिमल, जो सफेद सफेद आपको दिखता रहता है, चमकदार बनाता है दांतों को और दांतों को मजबूत बनाता है। ये सबसे स्ट्रांग क्यों होता है, ये आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट एक केमिकल है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो एनिमल में अगर कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो एनिमल होगा वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा, आपकी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा। दूसरा, बेबी टीथ और परमानेंट टीथ को समझ लीजिए। बेबी टीथ और परमानेंट टीथ को याद करने का या उनके बीच का अंतर जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये समझिए कि एक ह्यूमन में जो दांत होते हैं या जो टीथ होते हैं वो 2 बार उगते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत के आपके स्ट्रक्चर्स दिखते रहते हैं लेकिन उगते नहीं है वो दांत। जब वो 6 महीने का या साल भर का हो जाता है तो उसके दांत आ जाते हैं। उन जो वो जो टीथ होते हैं, वो जो दांत होते हैं उनको बेबी टीथ बोलते हैं या फिर मिल्क टीथ बोलते हैं। हिंदी में उनको दूध के दांत बोलते हैं। ठीक, वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। और फिर जब वो 6 साल के होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे 6 साल के हो जाएंगे तो इनके मिल्क टीथ या दूध के दांत गिरने लगेंगे और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ इनके निकलने लगेंगे। और फिर परमानेंट टीथ आपके 17 यानी 17 से लेकर के 23 यानी 23 ईयर की एज तक, उस वर्ष की अवस्था तक उगते रहेंगे। और सबसे लास्ट में जो परमानेंट टीथ निकलेंगे उनको बोलते हैं विस्डम टीथ। ठीक है, बुद्धि के दांत। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक व्हाट्सएप पे बराबर मैसेज आ रहा है। तो अब मैं तो जिस पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। आप लोगों में से Yes, किसी sir. का व्हाट्सएप अगर आप काम करे तो अनिमेश या हिमांशु वगैरह को आप मैसेज कीजिए कि कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनको ज्वाइन करवाएं। ठीक है, आप लोग ये काम कर सकते हैं मेरा? Yes, sir. हाँ, तो प्लीज उनको कॉल कर लीजिए या फिर मैसेज कर दीजिए कि उनको ज्वाइन करवाएं, ज्वाइन नहीं हो रहे हैं वो। तब तक मैं रुका हूँ, परेशान मत होइए। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ यही है। ठीक है, बेबी टीथ और मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ 2 बार आपके दांत उगते हैं। एक जब आप बचपन में पैदा होते हो तो आपके दांत 1 साल से लेकर के 6 महीने से लेकर के 1 साल तक उगते हैं। फिर वो दांत आपके 6 से लेकर के 8 साल के जब आप होते हो तो वो झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं और उनकी जगह पे आपके परमानेंट टीथ निकलते हैं। परमानेंट टीथ आपके निकलने लगते हैं, वो आपका ग्रो करते हैं और सबसे लास्ट में जो आपके टीथ निकलते हैं परमानेंट वाले, वो 17 से 23 वर्ष की उम्र में, उस एज में निकलते हैं। उसको विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है किसी को। दूसरा, आपसे आपके एग्जाम में टंग के बारे में, जीभ के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? आपके जीभ में बहुत सारी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये जब आप कुछ खाते हो, कोई फूड खाते हो, आप अपने मुंह में रखते हो, तो उसका टेस्ट क्या है, उसका स्वाद क्या है, ये बताती हैं। अब जीभ का ये प्राइमरी काम नहीं होता है। जीभ का प्राइमरी काम ये होता है कि जब आपके दांत आपके फूड को चबाते हैं ना, तो आपकी जीभ उनको उलटती पलटती रहती है और उस दांत के नीचे आपके फूड को भेजती है जहां वो सबसे अच्छे तरीके से चबाई जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी काम है, और वो भी प्राइमरी सेकेंडरी है समझ लीजिए, वो है कि टेस्ट बताती हैं कि किसी चीज का क्या टेस्ट है। अब पूरी जीभ में, जो पूरा का पूरा जीभ है, उसमें आप कहीं भी कोई फूड रख दो तो वो टेस्ट बताएगा, ऐसा नहीं है। जीभ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपका टेस्ट बताते हैं, जो कि जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो जैसे येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, आपकी जीभ का सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है, जो आपकी गर्दन के पास होता है, वो आपको बिटर टेस्ट बताता है, तीखा टेस्ट बताता है। आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, यस सर, आ रही है। सब लोग Yes, प्रेजेंट आ हैं रही ना? सब लोग प्रेजेंट हैं? सर कुछ ओके। स्टूडेंट नहीं एंट्री ले पा रहे क्लास में। सर बोल दिए हिमांशु भैया से कॉल करके। बोल दी है ना? यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वो जहाँ से ज्वाइन करेंगे वहाँ से वो सीखेंगे, बाकी मैं उनको आगे बता दूंगा इंडिविजुअली। तो देखिए, यहाँ जो इस फिगर में देखिए, जो आपकी आपकी जीभ है या आपका टंग है, उसका सबसे पीछे वाला हिस्सा देखिए, येलो कलर से वो पेंट है, वहाँ ऊपर लिखा हुआ है बिटर, तीखा। तो जो आप मान लीजिए मिर्ची खाओ, या मिर्ची को आप अपने जीभ के सबसे आगे वाले टिप से टच करो, तो वो आपको उतना तीखा फील नहीं होगा। लेकिन वही मिर्ची अगर आपके येलो वाले पार्ट वाले उस हिस्से पे पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे? ओई बाप, पानी लाओ, पानी लाओ, ये सब ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई आप खट्टा खाते हो, तो वो खट्टापन जो होता है वो आपकी जीभ में साइड्स जो होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, वहां पे पता चलता है। ग्रीन कलर से यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको फिगर में, सॉवर। अगर आप कुछ नमकीन वगैरह खाते हो, तो यहाँ पे ब्लू कलर से रंगा हुआ है, देखो साल्टी लिखा हुआ है वहां पे। तो अगर आप कुछ नमकीन खाते हो, तो आपको आपके जीभ का वो वाला जो पार्ट है वो बताता है कि हाँ ये नमकीन है। और फिर सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो टिप होता है आपके टंग का, वो मीठे टेस्ट को बताता है, स्वीट टेस्ट अगर कुछ होता है तो वो बताता है। अब कैसे बताता है? आपके दिमाग को बताता है। ये एक नर्वस सिस्टम होता है पूरा, वो जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, लेक्चर लूंगा, तो मैं उसमें वहां पे शॉर्टली बता दूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डिटेल में नहीं पूछा जाता कि कैसे बताता है, बट मैं बता दूंगा। तो ये टेस्ट करता है, अलग अलग जगहों पे टेस्ट पहुंचता है, और फिर ये दिमाग को बताता है, आपके माइंड को ये बताता है कि भाई साहब ये वाला टेस्ट है इसका। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपकी जीभ का कौन सा हिस्सा मीठे टेस्ट को बताता है, ठीक है? विच पार्ट ऑफ योर टंग एक्सपीरियंस द स्वीट टेस्ट। तो उसमें ऑप्शन दे देगा कि द बैक साइड ऑफ योर टंग, या फिर साइड्स ऑफ द टंग, ठीक है, या फिर टिप ऑफ द टंग। तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे कि जो मीठा है, मीठा टेस्ट या फिर स्वीट टेस्ट, आपका जो टिप होता है जीभ का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, उससे पता चलता है कि कोई चीज मीठा है या फिर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट मैं आपको दूंगा, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं। फेरिंग्स, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है? लेफ्ट साइड के फिगर को देखिए, क्या लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल फिगर को देखिए। रेड कलर का दिख रहा होगा नाक के पास से, और फिर ब्राउन कलर का दिख रहा होगा मुंह के पास से। मुंह के पास जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा रेडिश या फिर सैफरन कलर का दिख रहा होगा। ये जो दोनों चीजें हैं, ये मिलके आपका बनाती हैं ग्रसनी, फेरिंग्स, ठीक है। और फिर ये दोनों आपके जो गर्दन वाला पीछे वाला हिस्सा है, अगर आप अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल करके आईने में
देखोगे, मिरर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके गर्दन के पास 2 होल्स हैं, ठीक है। एक जो होल है ना वो आपका खाना ले जाता है, दूसरा जो होल है ना वो आपका सांस ले जाता है। आप बहुत बार नाक से नहीं बल्कि मुंह से सांस लेते होगे। ये जो ग्रसनी होता है इसको थ्रोट बोलते हैं, इसको गर्दन बोलते हैं। तो यही जो गर्दन होता है यहीं पे आपका फेरिंक्स होता है, गर्दन के पास। राइट वाले फिगर में देखिए मैंने बहुत क्लियरली बताया, सबसे ऊपर वाला जो पाइप है वो नाक से आ रहा है, बीच वाला जो पाइप है वो मुंह से आ रहा है, और फिर वो दोनों आकर के एक स्लेटी कलर का दिख रहे होंगे जिसपे फेरिंक्स लिखा हुआ है, ग्रसनी लिखा हुआ है, वहां पे जुड़ जाते हैं। और फिर ये आपकी बॉडी के भीतर कैसे जाते हैं, देखिए एक साइड में पाइप निकला होगा लेफ्ट साइड में, ये आपका एयर लेकर के चला जाता है, ये आपके लंग्स तक ले जाता है, ठीक है। और जो सीधा बिल्कुल चला गया है वो आपका फूड ले जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल यहाँ से शुरू होता है, ठीक। इतना जानने की जरूरत है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमूमन इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग क्लियर रहें इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि जो आपका गर्दन होता है या फेरिंक्स होता है या ग्रसनी होती है, ये आपकी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो खाने का भी काम करता है और फिर सांस लेने का भी काम करता है। इसलिए कभी कभी होता क्या है कि आप लोग पानी पीते हो और हंसने लगते हो तो आपकी सांस फंस जाती है और आपकी नाक से पानी, जो पानी आप पीते हो वो आपके भीतर न जाकर के नाक से बाहर आ जाता है। क्यों? इसके पीछे एक पर्दा लगा होता है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है एग्जाम के मद्देनजर। वो पर्दा अगर बंद नहीं होता है सही से तो फिर वो जो आपका पानी आप जो पीते हो वो फिर आपके पेट के भीतर न जाकर के आपकी नाक से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका गर्दन है ना वो दोनों काम कर रहा है, सांस भी ले सकता है, खाना भी खा रहा है, कॉमन है। तो कभी इसका उधर चला गया या उसका उधर चला गया तो ये होता है। जैसे वॉमिटिंग होती है तो बहुत बार आपकी नाक से भी आप देखते हो वॉमिट हो जाता है, तो इसका रीजन यही है। बस इतना ही बताने के लिए मैंने आपको ये स्लाइड बनाया था, बाकी हैंडआउट में लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। इसके अलावा हमारा जो माउथ होता है उस माउथ में कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लार बनता है आपके मुंह में। तो ये जो लार बनता है, जो लिक्विड बनता है, इसके लिए कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ आपके मुंह में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते। आपके जो आपका गाल वगैरह है उसके अंदर स्किन में धंसे होते हैं, और आपकी बॉडी के भीतर से भी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जहां से निकल करके बहुत सारी चीजें आपके मुंह में पहुंचती हैं, उनसे आपका लार बनता है। उनका काम क्या होता है कि वे आपके जो खाना होता है उसको सान देते हैं। जैसे रोटी आप बनाते हो तो आटे को पहले पानी डाल के सानते हो ना, एकदम गीला कर देते हो, उसमें नमी डाल देते हो, तो वही काम लार का है, ठीक है। इतना ही जानने की जरूरत है, बाकी अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितने ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में, हमारे पाचन में मदद करते हैं, कितनी ग्रंथियां हमारी मदद करती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसोफेगस यानी ग्रास नली। पिछला क्या था? ग्रसनी, और ये क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली कहाँ से शुरू होती है? वो जो फेरिंक्स था, ग्रसनी था, वहां से शुरू होकर के आपके स्टमक यानी आपके पेट तक जाता है। इसको गुलेट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज गुलेट। गुलेट का हिंदी है निगल द्वार, हैंडआउट में लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर आप अपने कंठ के पास से, जहां आपका गला है, वहां से लेकर के 25 सेंटीमीटर अगर स्केल लेकर के नापोगे ना तो उतना बड़ा आपका एसोफेगस होता है या फिर ग्रास नली होती है। क्या काम है इसका? इसका काम है कि ये आपका जो भोजन आप इंजेक्शन किए हैं, जो आप अपने मुंह में रखे हैं, इसको आपके स्टमक तक पहुंचाता है। थर्ड पॉइंट इसमें एक लिखा है क्या लिखा है? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस मसल्स के मूवमेंट को बोलते हैं। होता क्या है कि आपकी मसल्स अगर मूवमेंट नहीं करेंगी तो आपकी मसल्स के, मान लो एक पाइप है, मान लो, अब अगर पाइप मूवमेंट नहीं करेगी तो आपकी पाइप में अगर आप एक पॉइंट पे कोई चीज रख दी है, मान लीजिए पाइप के मुंह पे, एक सिरे पे, एक मुंह पे आपने कोई चीज रख दी, पत्थर रख दिया आपने, कंकड़ रख दिया, तो उसको पाइप के दूसरे सिरे तक पहुंचाना है, अगर आपको दूसरे एंड पे पहुंचाना है तो जरूरी है कि पाइप को मूवमेंट करना होगा। अदरवाइज आपका जो पत्थर का टुकड़ा है वो पहले वाले एंड पे ही, पहले वाले सिरे पर ही रखा रहेगा। अब अगर नॉर्मल पाइप होती है आपके बाहर, आपके सामने रखी होती तो आप उसको उठा देते, वो पत्थर दूसरे साइड से निकल जाता। लेकिन आपकी बॉडी में आप कैसे उल्टे पलटोगे? ऐसे थोड़े योगा करने लगोगे, व्यायाम करने लगोगे कि छत से लटक जाओगे।
ऐसा नहीं करोगे। आपका जो ये पाइप है ना, ये जो एसोफेगस है ना, इसके जो मसल्स होते हैं ये खुद ही मूवमेंट करती हैं। क्या मूवमेंट करती हैं? ये सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ गई और उसके बाद फिर फैल गई। तो सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, वो जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, जो फूड होता है, वो आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? आप कहोगे कि सर हम नहीं मानते। एक कागज लो, कागज को ऐसे आप मोड़ लो कई बार, ठीक है? मोड़ के उस पर एक पत्थर रखो और फिर पहले उसको फिर दबाओ और फिर उसको फैलाओ, दबाओ और फिर फैलाओ। तो जो पत्थर होगा वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता रहेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है, जब ऐसा ही मूवमेंट आपके मसल्स करते हैं तो उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन। पहले फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, और इस तरीके से जो आपका फूड है वो आगे बढ़ के आपके पेट तक पहुंच जाता है। इसके अलावा जो कफ होता है, कफ, आप लोगों को बहुत बार खांसी वगैरह आती होगी तो बलगम निकलता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो जो होता है वो आपके फूड को, वो यहीं पे होता है, इसी एसोफेगस में होता है, ग्रास नली में होता है। इंग्लिश में उसको म्यूकस बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो नमी आपके फूड में मिला देता है, तो वो आसानी से फिर उनका पेरिस्टालसिस जो है और आसानी से होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैंडआउट में लिखी हैं, यहाँ पे आप ध्यान से जान लीजिए, उसके बाद फिर हैंडआउट पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर जो फूड है वो यहाँ एसोफेगस ग्रास नली से होकर के कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। आमाशय हिंदी में बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में इसको आप पेट बोलते हो। पेट होता क्या है? पेट एक स्ट्रेची मस्कुलर बैग होता है, मांसपेशियों से बना हुआ एक बैग होता है जो कि जिसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पेट में कोई खाना नहीं है, खाली है पेट, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, तो ये सिकुड़ करके एक टेनिस बॉल जैसे हो जाता है। टेनिस बॉल देखे हैं? एक छोटी सी गेंद जैसा, उतने साइज का हो जाता है। और जब आप इसमें भरने लगते हो मतलब खाना खाने लगते हो, आप खाते जाओ, तो ये फैलने लगता है, ये स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होकर के ये लगभग फुटबॉल के बराबर हो जाता है। इतना ये स्ट्रेच करता है। इसीलिए देखिए कि जब आप खाना खा लेते हो तो आप अपने पेट पे हाथ रख के कहते हो, अरे पेट फूल गया है, ज्यादा खा लिए हैं लग रहा है आज। और फिर जब भूख लगी होती है तो कहते हो कि यार पेट में कुछ है नहीं, देखो मेरा पेट, है ना? क्यों होता है? क्योंकि जो आपका स्टमक होता है, जो आपका पेट होता है, वो स्ट्रेची होता है, मसल से बना होता है, और वो मसल्स स्ट्रेची होती हैं, फैलने और सिकुड़ने वाली होती हैं। काम क्या होता है आपका? जब फूड होता है वो आपके एसोफेगस से होकर के जब आपके स्टमक में आता है, तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे जूस मिलते हैं, उस फूड में बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं, और वो फिर भोजन को, जो आपका फूड है, उसको तोड़ देती हैं, सिंपल कर देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं आपके फूड में, उनको भी ये जूस और ये एसिड मार देते हैं। ठीक, और उसके बाद पेट में जो ऐसा एक भोजन बनता है, जिसको समझ लीजिए कि जली जैसा, या ऐसा समझिए कि जैसे एक धोबी होता नहीं है, धोबी अगर आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा हो तालाब में धुलते हुए, तो वो पानी में कपड़े को भिगोने के बाद पत्थर पे पीटते थे। तो आपके पेट में भी फूड जो होता है, भोजन होता है, उसको वैसे ही पीटा जाता है। उसका प्रोसीजर अलग होता है, लेकिन वही काम होता है, पीटा जाता है। और पीट पीट के उसको वो एक गीले सूप जैसा बना देता है, उसमें एसिड्स मिलाता है, उसमें जूस मिलाता है, और फिर वो एक सूप जैसा, जेली जैसा बना देता है। वो जो होता है उसको बोलते हैं काइम। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि काइम क्या है। काइम जो है वो आपके पेट में बनने वाला जेली जैसा या फिर गीले सूप जैसा एक फूड जो होता है, उसको हम बोलते हैं काइम। काइम से आपका जो फूड होता है वो आपके जाता है इंटेस्टाइन्स में, आंतों में। अब यहाँ पे मैंने आपको छोटी आंत और बड़ी आंत को बड़ा बड़ा करके नहीं बताया है, एक ही जगह पे पढ़ लेंगे, एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ लेंगे। एक होता है छोटी आंत, ये जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, चौड़े चौड़े लाइट ब्राउन कलर का, वो है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये साइड में जो आप थोड़ा रेडिश रेडिश देख रहे हो, जो कि कोलन भी बोला जाता है, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। दो तरीके के इंटेस्टाइन होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। एग्जाम में आपके इंटेस्टाइन की एक दो बार, 4-5 साल पहले जो एग्जाम होते थे उसमें आपसे पूछी जाती थी लंबाई कितनी होती है। ये मैं हैंडआउट में डालना भूल गया हूं, इसलिए यहाँ पे आप लोग जान लीजिए, ध्यान से सुनिए।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी जो छोटी आंत होती है, उसकी लंबाई आपकी बॉडी की जो हाइट है ना, उसकी 3.5 गुना होती है। 3.5। मतलब अगर आप 1 फुट लंबे हो या मान लो आप 4 फुट लंबे हो, तो 4 फुट में 3.5 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा उतना उतना लंबा, उतना फीट जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। किताबों में क्या लिखा होता है और एग्जाम में क्या पूछा जाता है? किताबों में इसकी लंबाई आपको 20 फीट से लेकर के 25 फीट तक बताई जाएगी। एग्जाम में भी 20 से 25 फीट तक बताई जाएगी। अगर बहुत स्पेसिफिक होकर के पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिया कि छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे दिया, 21 फीट, 22 फीट, 23 फीट, 24 फीट, तो एवरेज जो माना जाता है वो माना जाता है 22 फीट, 22 फीट। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 22 फीट होती है, बट इन प्रैक्टिकल आपके हाइट का 3.5 गुना होती है। और ये फिर बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों में अगर हाइट को अगर आप कंपेयर करोगे, तो अगर आप उसको फिर निकालोगे तो 9 फुट से लेकर के 25 फुट के बीच में कुछ भी हो सकता है। बट किताब में आपको 22 फीट याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब आप बोलोगे कि सर हमारी बॉडी से लंबा है तो फिर हमारे कैसे हमारी बॉडी में है? ये ऐसे गुथ गया है, ठीक है, सिकुड़ के रह गया है, बहुत कम स्टोर में बहुत अच्छे से ये सेट हो गए हैं और फिर यहीं पे सारा प्रोसीजर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है। तो इंजेक्शन आपके माउथ में हो गया, फिर वो फिर एसोफोगस के थ्रू, ग्रास नली के थ्रू आपके स्टमक में पहुंचा, वहां पे उसका डाइजेशन हो गया और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, उसका अवशोषण होगा। वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ये जो काइम होता है ना, जो आपके पेट में काइम बना गीला सूप जैसा, वो धीरे धीरे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और वहां पे उसमें बहुत सारे केमिकल यानी बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स मिलते हैं और फिर वो मिल करके उसको बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स में तोड़ देते हैं और फिर सोख लेती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें, उसको अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? जैसे अभी हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, तो लीवर में बाइल बनता है, पित्त बनता है, एक प्रकार का जूस होता है। वो आकर के यहाँ पे जो आपका फैट होता है, आपके फूड में वसा होता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, फिर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से पैनक्रियाज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो आकर के यहाँ पे आपके फूड में, आपके काइम में मिल जाते हैं, ठीक है, और डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो अधिकतर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के साथ एसिमिलेशन भी होता है, स्वांगीकरण भी, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और फिर वो जो चीजें डाइजेस्ट होती हैं वो आपके ब्लड में जाकर के मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाला ब्राउनिश थोड़ा दिख रहा है, इसकी जो दीवारें होती हैं ये उन सबको एब्जॉर्ब करके, सोख करके आपके ब्लड में भेज देती हैं और उससे आप कहते हो कि हम दुबले हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, या हमको एनर्जी है या फिर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सब कुछ हो जाता है तब जो कुछ बचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, वाटर, ठीक। और उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जिनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिनको आप पचा नहीं सकते, वरना सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो फिर ये जो पानी बचता है और ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है, ये फिर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ये देखिए रेड वाला जो चारों ओर से ऐसे बाउंड्री बना के घेरे हुए स्मॉल इंटेस्टाइन को फिगर में, जब यहाँ पे ये पानी और वो वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचता है तो पानी पहले रिमूव कर दिया जाता है, पानी को हटा दिया जाता है, उसको अलग अलग सिस्टम के थ्रू भेज दिया जाता है एनस में, उसको आप, ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हो। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन पे फिर से एक बार कोशिश की जाती है कि भाई इनको भी हम पचा लें। तो उनको पचाने के लिए क्या करते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है। आपको पता है कि आपकी बॉडी के भीतर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं और उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एक ई कॉली नाम का एक बैक्टीरिया रहता है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, मैंने प्रैक्टिस सेट में दिया है, वहां पे आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कौन सा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होता है ना, वो विटामिन के प्रोड्यूस करता है, ठीक। और उसके थ्रू कुछ जो नहीं बचे हुए हैं चीजें, जो वेस्ट मटेरियल हैं, उन पे एक्शन लेता है
उनमें से जो पचने लायक होता है वो पच जाता है, वरना फिर आपके एनएस में चला जाता है और आप उसको जो है टॉयलेट हो जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है, इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन है। बाकी सब कुछ मैंने हैंडआउट में लिखा है, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लीवर से बाइल बन के आता है, पैनक्रियाज से कुछ आता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं ये पढ़ते हैं अब। लीवर, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। आप लोगों ने विटामिन के जब सोर्सेस पढ़े होंगे लेक्चर 5 में, पिछले लेक्चर में, तो वहां पे बहुत बार जिक्र हुआ है यकृत। लीवर, लीवर बहुत अच्छा इसका सोर्स है, इसका सोर्स है। तो क्या आप अपने लीवर को निकाल के काट काट करके मीट बना करके खाते हो क्या? नहीं, वो एक्चुअली लीवर में ही बनता है, वो विटामिन वगैरह लीवर में ही बनता है। जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के जैसी चीजें बनती हैं। ठीक है, ऐसे ही लीवर में आपकी बहुत सारी चीजें बनती हैं। लीवर के बारे में एक क्वेश्चन जो बहुत पॉपुलर है, वो बहुत पूछा जाता है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दैट इज लीवर, दैट इज यकृत। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे जूस यहाँ पे बनते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए वो अभी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी मानी जाती है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे जूस बनते हैं जो आपके जो जहर होते हैं आपकी बॉडी में, उनको बाहर निकालने का काम करती हैं। ये आपके जो खून की जो कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उनको रिपेयर करने का काम करती हैं। बाइल बनाती हैं, डाइजेस्टिव जूस बनाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। हमें एनर्जी देने के लिए जो ग्लूकोज होता है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। हैंडआउट में ये सब लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां से आप पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दो फिगर है इस स्लाइड में। लेफ्ट साइड में मैंने दिखाया है गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय, और राइट साइड में मैंने दिखाया है पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय। इनको बहुत शॉर्ट में जानने की जरूरत है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गाल ब्लैडर का रंग कौन सा होता है। सिली क्वेश्चंस। अब ये कोई खोल के अपना पेट या चीर के थोड़े देखेगा कि गाल ब्लैडर हमारी बॉडी में पाया जा रहा है या हमारे पेट के पास है तो वो कौन से कलर का है, लेकिन पूछा जाता है तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये ग्रीन कलर का होता है, छोटा सा, ये थोड़ा सा नाशपाती के आकार का होता है। अमूमन पूछ लिया जाता है किस शेप का होता है, तो पियर शेप्ड होता है। ठीक है, काम क्या होता है ये जान लीजिए। ये जो बाइल होता है ना, बाइल जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, लिवर, हिंदी में उसको बोलते हैं पित्त, वो आपकी गाल ब्लैडर में ही स्टोर होता है, इसीलिए हिंदी में इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, ये जो पित्त होता है, बाइल होता है, ये आपके पेट में जाकर के मिलता है आपके भोजन से, काइम वगैरह, और फिर वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जाता है तो आपके काइम को गाढ़ा और मजबूत बनाता है। ठीक है, हैंडआउट में लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। राइट साइड में देखिए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपकी पेट के ठीक पीछे होता है और इसका काम भी बहुत सारे एंजाइम्स को बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम ये बनाता है, उसको सॉरी एंजाइम नहीं, हार्मोन बनाता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लेते हैं? क्योंकि इंसुलिन वह हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि इंसुलिन का क्या काम है या इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक, कहाँ बनता है इंसुलिन? पैनक्रियाज में बनता है, अग्न्याशय में बनता है। ठीक, ये सारी चीजें याद रखिए, ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछी जानी है, हैंडआउट में भी मैंने दे दिया है। इसके अलावा एक और ऑर्गन होता है अपेंडिक्स। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे नीचे देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है अपेंडिक्स, ऐसे लटका हुआ है छोटा सा। तो वो जो होते हैं उसका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में।
आप जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे या अगर आप लूसेंट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाता है कि इसका कोई स्पेशल काम नहीं है। लेकिन करंट अफेयर्स में अभी ये पाया गया है, कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं, यहाँ पे भी बैक्टीरियाज रहते हैं। कैसे बैक्टीरियाज रहते हैं? गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज रहते हैं। वो हमें फायदा पहुंचाते हैं। क्या फायदा पहुंचाते हैं? कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा पेट वगैरह खराब हो जाता है या हमें वॉमिटिंग होती है, तो हमारा पूरा पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब वो गड़बड़ हो जाता है और हम फिर ठीक होते हैं तो उसको फिर से सही करने का जो काम होता है वो अपेंडिक्स में जो बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो करते हैं। ठीक, हैंडआउट में मैंने लिखा है, वहां पे आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। लास्ट बार इस फिगर को हम फिर से देख लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में लीवर, रेड कलर का लीवर के बारे में हमने पढ़ा। क्या है कि केमिकल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, बहुत सारे यहाँ पे केमिकल्स बनते हैं। गॉल ब्लेडर जो हरे कलर का है छोटा सा, पित्ताशय, यहाँ पे बाइल होता है। स्टमक के बारे में हमने पढ़ा, पैनक्रियास के बारे में हमने पढ़ा। फिर ये जो सैफरन कलर का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने पढ़ा कि सबसे ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन यही होता है। अब इस फिगर में राइट साइड में अगर आप देखोगे ब्लू कलर से स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो उसमें तीन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन डिवीजन किए गए हैं, डियोडेनम, जेजेनम और इलियम। बहुत रेयर होता है कि आपके बीए के आर्ट्स के या सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स पूछे जाते हैं। बट इस फिगर में आप यहाँ जान लो कि स्टमक से सबसे पहले जो आपका फूड होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में जाएगा? ऑफ कोर्स सबसे आगे आएगा जो वाला पार्ट, उसी में जाएगा, तो वो है डियोडेनम। तो इस फिगर के थ्रू आप जान लो। ये मैंने हैंडआउट में दिया नहीं है क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन चेक किए उसमें ये पूछा नहीं गया है। ठीक, फिर एनएस और रेक्टम, इसको हम जब प्री इजेक्शन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अपेंडिक्स के बारे में हमने पढ़ा, अपेंडिक्स के ठीक ऊपर सिसम होता है, पूछा नहीं गया है, मैंने आपको नहीं बताया। कोलन लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ग्रीन कलर से कोलन लिखा हुआ है। आप पूछोगे सर ये कोलन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज, जनरल टर्म्स में समझो। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी बड़ी आंत है, बड़ी आंत में आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है। मैंने भी बताया ना कि सब कुछ तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, फिर जो कुछ पहुंचा वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट और वाटर वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसी को कोलन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है कोलन। ठीक है, इसके भी बहुत सारे तरीके से इसको डिवाइड करते हैं लोग, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम के लिए आपकी बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, जो आपकी बड़ी आंत होती है, उसको कोलन भी बोलते हैं। ये चीज मैंने हैंडआउट में नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि बड़ी आंत को कोलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई भी मैंने हैंडआउट में नहीं लिखी है, यही सुनिए। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है, आपकी बॉडी का 3.5 मल्टीप्लाई। ओके, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो लगभग 5 फीट होता है, 5 फुट का होता है। ठीक, ध्यान से सुनिए, बड़ी आंत 5 फीट का होता है, छोटी आंत 22 फीट का होता है। ठीक, एग्जाम में आएगा तो इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के यूपी पीसीएस, बीपी पीसीएस और जितनी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं वहां तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हमारी बॉडी में ये सब तो ऑर्गन्स हो गए जहाँ पे ये सब सारी चीजें जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से सब्सटेंस है, वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनके कारण केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं ग्रंथियों से, ग्लैंड से। और वो चूंकि हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करते हैं तो उनको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, हिंदी में पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। इनको डिटेल में अगर हम पढ़ने लगेंगे तो फिर 6 महीने साल भर पढ़ते ही रह जाएंगे। हमें एग्जाम क्रैक करना है तो हमें बस इनके बारे में जानने की जरूरत है। क्या क्या जानना है कि किस ऑर्गन से कौन सा जो है जूस निकलता है। ठीक है, जैसे आपके मुंह में कौन सा ग्लैंड होता है, उससे क्या निकलता है। जैसे ये टेबल बना हुआ है, इसमें 5 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। पहले कॉलम में लिखा है ऑर्गन यानी अंग, कहाँ निकलता है, कहाँ ये ग्रंथि काम करती है। दूसरा कॉलम है डाइजेस्टिव जूस, कौन सा जूस निकालती है, उसको बोलते क्या है। फिर तीसरा कॉलम है एंजाइम्स प्रेजेंट्स, उपस्थित एंजाइम, यानी जो जूस आप
आपका निकला है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं। फिर चौथा कॉलम है एंजाइम्स एक्ट ऑन, या फिर एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं। यानी ये जो एंजाइम्स निकले हैं ये आप जो फूड लिए हैं उस फूड के अंदर पाए जाने वाले कौन से न्यूट्रिएंट्स पे, कौन से पोषक तत्व पे काम करते हैं और काम करके क्या बनाते हैं, वो सबसे लास्ट कॉलम में है, चेंज इनटू, क्रिया करके बनाते हैं। शुरू करते हैं। आपने भोजन लिया, खाया, अपने मुंह में रखा, आपके मुंह में लार पाया जाता है। यानी आपके माउथ में जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको बोलते हैं सलाइवा, लार। इंग्लिश में सलाइवा, हिंदी में लार। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि आपके मुख के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। हमारे सलाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम काम क्या करता है? अगर हम ऐसा कोई फूड लेते हैं, ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है, आपको मैंने बताया था कि स्टार्च सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, या और भी कुछ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें और भी स्टार्च बनाए जाते हैं या मिलता है, तो उस फूड में जो स्टार्च होता है ना, उसके साथ वो एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं, मिल जाते हैं और फिर स्टार्च को तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं? माल्टोज में तोड़ देते हैं। इसमें डेक्स्ट्रिन माल्टोज लिखा है, आप माल्टोज केवल याद कीजिएगा। यानी आपके मुंह में जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में तोड़ देता है। याद हो गया? इसी से क्वेश्चन आएगा, पूछ लेगा आपके मुंह में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम कौन से उस पे कौन से न्यूट्रिशन पे, कौन से पोषक तत्व पे क्रिया करता है, स्टार्च पे क्रिया करता है, और क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। ठीक, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपने भोजन लिया, आपने मुंह में लिया, उसके बाद फिर वो आपके एसोफेगस यानी ग्रास नली से होकर के आपके स्टमक यानी पेट में पहुंची, हिंदी में जिसको आमाशय बोलते हैं। आमाशय में कौन सा जूस निकलता है? आमाशय में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जठर रस। जठर रस में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड आपके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, आपके गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, तो H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन। तो आपके गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। फिर इस जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। 3 एंजाइम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन आपका प्रोटीन के साथ मिल करके प्रोटीन को तोड़ देता है। अब प्रोटीन को तोड़ के वो पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टॉन्स बनाता है, ठीक है, याद करना है, ज्यादा अंदर आप घुसेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टॉन बनाता है। दूसरा एंजाइम कौन सा गैस्ट्रिक जूस में होता है? रेनिन। रेनिन आपका जो आप दूध पीते हो उस दूध पे एक्शन लेता है और दूध में जो कैशीन होता है उसको अलग कर देता है। ये कैशीन क्या होता है? कैशीन आपका प्रोटीन होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। दूध में यही कैशीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में यानी मिल्क में कैशीन प्रोटीन मिलता है, ठीक। और जब आप दूध पीते हो तब ये दूध आपके जब पेट में पहुंचता है तो वहां जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें एक एंजाइम होता है रेनिन, वो आपके दूध के साथ मिल जाता है और उस दूध से कैशीन प्रोटीन को अलग कर देता है जो आपकी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। गैस्ट्रिक जूस में तीसरा एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। ये जब आप कोई फूड खाते हो जिसमें फैट होता है या वसा होता है तो उसके साथ काम करता है और उसको तोड़ देता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो फैट होते हैं वो फैटी एसिड से मिलकर के बने होते हैं, तो ये फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जटिल अणु को सिंपल मॉलिक्यूल यानी सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कौन सा है? फैट है। सिंपल मॉलिक्यूल क्या है? फैटी एसिड है जिससे वो बना है, ग्लिसरॉल है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये तालिका याद करनी है। तो स्टमक यानी आमाशय में आपके गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, याद कर लेने हैं, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक। अब पेट के बाद आपका खाना कहाँ जाता है?
आपका खाना, अच्छा पेट के बाद आप, पेट के ऊपर आपका लीवर भी होता है ना, जो मैंने बताया केमिकल बनते हैं वहां पे खूब सारे। बाइल का नाम मैंने बार बार लिया। पित्त, जो आपकी गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, ठीक है, पित्ताशय में स्टोर होता है। नोट कीजिए, बाइल जूस में यानी पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। फिर इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये जो पैनक्रियाज जो है, उसमें जो जूस निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, उसके साथ मिल जाता है, बस यही इसका काम है। तो मिल जाता है तो ये एक ऐसा इन्वायरमेंट आपके डाइजेशन सिस्टम में क्रिएट करता है जहाँ पे आपका जो भोजन है, आपका जो फूड है, वो और आसानी से पच जाता है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल का यही मेन काम है। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस जूस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, किस जूस की या किस रस की प्रकृति क्षारीय होती है। तो आपको याद होना चाहिए कि लीवर में आकर के मिलने वाले जो बाइल जूस है, उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, और ये गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक। तो ये आपके पेट में आकर के मिल गया, सारा सब कुछ हुआ, काइम वगैरह बना। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें मिलती हैं, जैसे आपका पैनक्रियाज होता है। तो पैनक्रियाज में जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। यानी ये जूस अगर आपके खाने में मिल गया तो आपका खाना पूरी तरीके से पच जाएगा, एकदम तय है। अब इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि स्टमक में जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन पे काम करके पेप्टोन या सिंपलर पॉलीपेप्टाइड्स बना देता है। लेकिन अभी भी ये एमिनो एसिड नहीं बना, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर के बना है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। तो हमारी बॉडी एमिनो एसिड को ही एब्जॉर्ब करेगी, ये पेप्टोन या पॉलीपेप्टाइड्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स आपके पेट से होकर के और आगे गए, वहां पे जब पैनक्रियाज जूस मिला, तो पैनक्रियाज जूस में जो ट्रिप्सिन था उसने सिंपलर पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के मोनोपेप्टाइड्स बना दिया। मोनोपेप्टाइड्स एमिनो एसिड से होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल होते हैं, हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर सकती है। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको एमाइलेज बोलते हैं। ये आपकी बॉडी में जो कुछ भी स्टार्च बच गया था ना, उसको फिर यहाँ पे आकर के माल्टोज में कन्वर्ट कर देती है। तो आप ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी में अगर आपने स्टार्च कुछ खाया है तो हमेशा माल्टोज में ही कन्वर्ट होगा, सिंपलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसके बाद फिर एक पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है जिसको जठर एंजाइम बोलते हैं। वो आपके फैट पे काम करेगा। फैट पे काम करेगा तो फैट का सिंपलर मॉलिक्यूल क्या है, किससे मिलकर के वो बने हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में उनको तोड़ देगा, ठीक। फिर पेप्टिडेस नाम का एक एंजाइम होता है। ये जो मोनोपेप्टाइड बना ना अभी ऊपर ट्रिप्सिन एंजाइम से, उसको तोड़ के एमिनो एसिड में बदल देता है। तो आपका प्रोटीन का यहाँ पे सब कुछ पूरा हो जाता है, प्रोटीन फिर आपका एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से, ठीक। और फिर मैंने इंसुलिन के बारे में अभी पीछे बताया कि पैनक्रियाज इंसुलिन नाम के हार्मोन, इंसुलिन हमेशा ध्यान रखिए, हार्मोन इस तालिका में मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र कर दिया है ताकि पढ़ते समय आपको याद रहे कि इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज के कौन से हिस्से से निकलता है? उसमें पैनक्रियाज में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। यहाँ पे आइसलेट लिख गया है, उसको पढ़िएगा आइसलैंड, द्वीप। जैसे समंदर के बीच में छोटे छोटे टापू होते हैं, वैसे आपके पैनक्रियाज में लिक्विड जो होता है उसमें छोटे छोटे टापू होते हैं। उनको एक लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, तो उसके नाम पे उनका नाम पड़ गया लैंगरहैंस के द्वीप, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। और वहां से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है। यहाँ जो टेबल मैंने दिया है वहां पे मैंने एंजाइम्स के ही जिक्र किए हैं, लेकिन इंसुलिन एक हार्मोन है और ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक। फिर जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे भी जूस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। मेनली 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है इन्वर्टेज। ये आपके फूड में, आपके भोजन में जो सुक्रोज नाम का एक तत्व होता है उसको तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है।
यानी सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको तोड़ दिया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोसेक्राइड्स फॉर्म होते हैं, जो मोनोसेक्राइड रूप होते हैं, केवल उन्हीं को डाइजेस्ट कर सकती है। तो अगर बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो एक से अधिक मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो जरूरी है कि उनको मोनोसेक्राइड्स में बदलो। तो सुक्रोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको इन्वर्टेज नाम का एंजाइम तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ऐसे लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो जो कुछ भी आपके फूड में छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते फैट बचा होता है, उसको फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ऐसे माल्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो जो माल्टोज होता है आपके फूड में छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते बचा होता है, उसको फिर तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक। और फिर लैक्टोज नाम का एक एंजाइम होता है, जो लैक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो लैक्टोज नाम के एक कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लक्टोज बनाता है। तो देखिए, सब कुछ जितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो टूट गए सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। यही डाइजेशन हो गया। सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जब टूट गए तो वो बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो गए। तो एक क्वेश्चन जो मैंने जहां स्मॉल इंटेस्टाइन का जिक्र किया था, वहां बताया था कि आपकी बॉडी में जो भोजन एब्जॉर्ब होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सब टूट के सिंपल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। जितने भी जटिल अणु होते हैं वो टूट के सरल अणु बन जाते हैं, और सरल अणु को हमारी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर मस्त वाह बेटा वाह, यही होता है। थैंक यू, यही आज का आपका क्लास था। अब कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव ग्लैंड लिस्ट मैंने दिया है हैंडआउट में, ठीक। उसको आप बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मैंने ऐसे सीरियल वाइज बनाया भी है। जैसे यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले आपके माउथ में कौन सा डाइजेस्टिव जूस मिलता है, कौन सा एंजाइम होता है, क्या काम करता है। फिर स्टमक में कौन सा जूस होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या काम करते हैं। लिवर में कौन सा जूस होता है, कौन सा एंजाइम होता है, क्या काम करता है। पैनक्रियाज में कौन सा जूस होता है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या काम करता है। इंसुलिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन है। मैंने केवल आपको याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। ये कहाँ से निकलते हैं पैनक्रियाज में? लैंगरहैंस के आइसलैंड से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर शुगर को मेंटेन रखता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो फिर आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, और सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है आपका फूड, और जो कुछ बचता है वो बचता है वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि फिर कोलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहां पे कुछ चीजें होती हैं, जैसे विटामिन के निकलता है, वो फिर अनडाइजेस्टेड फूड पे, वेस्ट प्रोडक्ट पे काम करता है। पचना होता है तो पच जाता है, वरना फिर एनएस में चला जाता है। वाटर को अलग करके यूरिन बना दिया जाता है, ठीक है। तो जो इजेक्शन यानी उत्सर्जन से पहले के जो सारी काम हो रहे हैं वो आपके डाइजेशन में हो जा रहे हैं, लेकिन वो चीजें आपकी बॉडी से बाहर कैसे जा रही हैं, ये जब हम इजेक्शन सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैंडआउट टेक्निकल टीम को मैंने भेज दी है, वो आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करके और थोड़ी एडिटिंग करके वो आपको आज रात तक या फिर मिडनाइट तक या सुबह तक भेज देंगे। मेरी क्लास इस हफ्ते बस यहीं तक है। 2 क्लासेस मैंने ली हैं, हैंडआउट आपको मिल गए हैं, ध्यान से पढ़िए। संडे को इवनिंग तक आपके पास 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहुंचेंगे, लेक्चर 3 के, लेक्चर 4 के, लेक्चर 5 के, लेक्चर 6, ठीक। और उसमें 3 प्रैक्टिस सेट में कुल मिलाकर के करीब 60 क्वेश्चन होंगे। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीजें वो आपको करनी होंगी, टेस्ट करना होगा। जो क्वेश्चंस गूगल पे सर्च करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, उसको मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। उसके थ्रू आप करेंगे तो आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो पीछे के लेक्चर हुए हैं उनको भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के हैंडआउट्स बहुत सारे लोगों को इशू होगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। डोंट वरी, आप लेक्चर 3 से पढ़ना शुरू कीजिए। लेक्चर 3, 4, 5, 6 इनको तैयार कीजिए। लेक्चर 1, 2 को फिर हम बाद में रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। ये आज का क्लास था। किसी को कुछ पूछना हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? अंकिता, अनुष्का, आस्था, गरिमा, पूनम, रजनी, रवि, सिद्धि, वैष्णवी।
नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सिद्धि, कोई इशू, कोई दिक्कत? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, हैंडआउट आप लोगों को मिल जाएगा, कोई इशू होगा तो आप लोग बताइएगा। रवि, चलिए। रजनी, कोई दिक्कत? यस सर, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम सर। ओके। रजनी, नो सर। ओके। पूनम, ओके। गरिमा, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अनुष्का, अंकिता, नो सर। ओके। वैष्णवी, ओके। और वीना, नहीं ओके ठीक है। सर। ओके ठीक है, तो आप लोग को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, या आज का लेक्चर हुआ है, बाकी सारी बातें मैंने बता दी हैं। हैंडआउट आपको मिल जाएगा अभी ग्रुप में, ठीक है? उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। साइंस को पढ़ करके खत्म कर दीजिए इस मार्च तक, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और रिवीजन टेस्ट ही देने पड़े और कुछ ना करना पड़े, ठीक है? बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।